टॉपिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है? अगर कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज है ये क्या करें इनका कॉल रिसीव करे तो करे कैसे? ये क्या नाम है? हिमांशी, आपको प्रिया चावला को इन्फॉर्म कर दो ना, वो ज्वाइन कर लेंगे। कॉल आ रहा है। हेलो, यस हिमांशी, प्रिया चावला को इन्फॉर्म कर सकते हो क्या? उनका कॉल आ रहा है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन कर ले। लिंक नहीं है तो उनको लिंक सेंड कर दो, या मैं करूं? ये लगता है मेरे हिसाब से डिस्कनेक्ट ही हो गया। ये अभी डिस्टर्ब करेंगे, मतलब पहले ही बात कर लेंगे। फोन ही नहीं उठा रही है। ठीक है, मैसेज कर दो क्लास स्टार्ट है, ज्वाइन कर ले, लिंक सेंड कर दो अगर हो सकता है तो। ओके, तो टॉपिक के बारे में मैंने स्टार्ट तो कर दिया है। क्या बताया? एक आर रेडियस का कोई स्फीयर है, ठीक है, और वो स्फीयर जो है वो किससे बना है? स्फीयर का सरफेस किससे बना हुआ है? चार्ज पार्टिकल से। जैसे चार्ज पार्टिकल्स आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा आसमान में बहुत सारे बर्ड्स इस तरह से फ्लाई करते हैं कि वो एक शेप बना लेते हैं। बहुत सारे बर्ड्स मिलकर शेप बना लेते हैं, तो वो तो एक छोटा सा वी शेप किया होता है। हम कह रहे हैं यहाँ पर पूरा स्फेरिकल सरफेस जो है 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का जो पूरा सरफेस है, ये पूरा सरफेस ये किन्होंने किसने बनाया है? चार्ज पार्टिकल्स। पूरे सरफेस पर चार्ज ही चार्ज। तो सरफेस किसी सॉलिड से बना हुआ नहीं है, किसी कंडक्टर या इंसुलेटर से बना हुआ नहीं है, चार्ज पार्टिकल से बना हुआ। मान लेते हैं किसी सरफेस को बनाया है चार्ज पार्टिकल से। आप फोर्स अप्लाई करके पार्टिकल को अंदर भी पुश कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं ना। तो एक आर रेडियस का स्फेरिकल सरफेस मैं दिखा रहा हूं, जिस सरफेस को बनाया है चार्ज पार्टिकल से। उसकी रेडियस क्या है? कैपिटल स्मॉल आर, उसका सेंटर है। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, कुछ तो होगी। तो यहाँ पर सरफेस पर कौन है? चार्ज पार्टिकल्स हैं। हम लोग एक इंफॉर्मेशन जानते हैं, इस चैप्टर में एक टॉपिक किया था हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर। कुछ याद होगा आपको? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर। अगर कोई चार्ज्ड सरफेस है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एस। एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड सरफेस। तो इस चार्ज सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फोर्स ये होगा, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। हाँ, हर जगह। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड। हमें भी पता है लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, तो बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है? आपको याद आ जाए तो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू टोटल सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू टोटल सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। याद है इसको यूज लेकर हमने किसी चार्ज्ड सोप बबल के इक्विलिब्रियम की बात की थी। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर को एक्सिस प्रेशर से हमने इक्वल पुट किया था। तो मैं एक टॉपिक याद दिला रहा हूं, जब ये दोनों प्रेशर इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं सोप बबल इक्विलिब्रियम। आज वाला टॉपिक थोड़ा अलग है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट एनर्जी पता करनी है। एनर्जी डेंसिटी भी इसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। इस पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है या बाहर आसपास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो देखिए, अब हमें सिग्मा पता है, पहली बात। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स पता है बाहर की तरफ होता है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सेंटर तक पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? अभी चार्ज कहां पर है? सरफेस पर है।
इसको पुश करके हमें सेंटर तक पहुंचाना है और उसमें कितना वर्क होगा, वो वर्क एनर्जी के इक्वल होता है। देखिए हम जानते हैं इसकी रेडियस किसी मोमेंट पर r है, इन चार्ज को अंदर की तरफ पुश करने के लिए, मतलब इस स्फीयर की रेडियस में कुछ रिडक्शन करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और लेट सरफेस की रेडियस को हमने r से कितना कर दिया, r माइनस दिया, अंदर वाली सरफेस की रेडियस देख रहे हैं ना, r माइनस दिया। तो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है, dr रिडक्शन करने के लिए। तो फोर्स के अगेंस्ट आप सरफेस को अंदर पुश कर रहे हैं, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है W इक्वल टू F डॉट dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं हम सरफेस को। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 180। ट्रू, cos 180 कितना होता है, -1। पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं फिर आपको लिखवाना स्टार्ट करेंगे। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपको इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया, जो कि प्रीवियस टॉपिक में आपने किया था। इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले को जब आप यहां पुट करते हैं तो आता है माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट s और ये dr। अब ये s क्या होता है तो हमें अच्छे से पता है, s क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, किसी भी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये है स्मॉल वर्क डन टू रिड्यूस द रेडियस ऑफ स्फीयर बाय dr। dr रिडक्शन करने के लिए स्मॉल वर्क करना होगा। स्फीयर की रेडियस को r से 0 तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, हमें चार्ज पार्टिकल्स को पुश करते करते सेंटर तक पहुंचा दें, तो स्फीयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्फीयर बचेगा ही नहीं। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हम चार्ज को पुश करते करते कहां पहुंचा दें, सेंटर तक पहुंचा दें। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, r को रेडियस की वैल्यू, r से रेडियस की वैल्यू 0 करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। टोटल वर्क होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू 0। इनिशियली स्फीयर की रेडियस r है, फाइनली 0 हो जाएगी। इसमें ऐसा भी आप समझ सकते हैं, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो आंसर है नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, इस पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ट्रू, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही बात। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा ना। जब ये सारा चार्ज सेंटर तक पहुंच जाएगा तब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जिस वॉल्यूम में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां भी आ जाएगा। तो हमें उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज को सरफेस से सेंटर तक पहुंचाना पड़ेगा। जब चार्ज सरफेस से सेंटर तक पहुंच जाएगा तो इस वॉल्यूम में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं है, आपको पता होना चाहिए किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। वो टॉपिक तो सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपके काम आ जाएगा। देखिए अब ये जो स्मॉल वर्क डन है, इस स्मॉल वर्क डन को आप इंटीग्रेट करेंगे अंडर द लिमिट फ्रॉम r टू 0। इनिशियली रेडियस r है, फाइनली जब सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा सेंटर पर आकर तो रेडियस 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर और ये दिया। तो वेरिएबल कौन है, ओनली रेडियस है ना, 4 पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर दिया फ्रॉम रेडियस r टू 0। देखिए कुछ छोड़ा तो नहीं, ओनली r स्क्वायर अंदर रहेगा। अब r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, r क्यूब बाय 3, सही बात, माइनस सिग्मा 4 पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर r क्यूब अपॉन 3 बिग ब्रैकेट फ्रॉम r टू 0 है ना, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r क्यूब बाय 3। अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो यहां पर तो ये नेगेटिव साइन है, माइनस सिग्मा स्क्वायर 4 पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए लिमिट्स अप्लाई करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप देखेंगे 0 का तो कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब माइनस में r क्यूब बाय 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और ध्यान से आप देखें ये होगा 4 बाय 3 पाई r क्यूब इनटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान से 4 पाई बाय 3 r क्यूब, ये होता है ना स्फीयर का वॉल्यूम,
और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये जो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क किसमें स्टोर हो जाता है? एनर्जी में। जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली नहीं था, जब सारा का सारा चार्ज सेंटर पर पहुंच जाएगा तब इस वॉल्यूम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एनर्जी, और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी? आपने चार्ज को सेंटर तक पहुंचाने में कितना वर्क किया, उस वर्क के इक्वल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और ये तो है टोटल वॉल्यूम की एनर्जी। जब आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता करेंगे तो आप क्या करेंगे? टोटल एनर्जी में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक बार तो मैंने आपको बताया, अब आप लोग हेडिंग लिखने के बाद डायग्राम बना लेंगे, यहां पर भी घर पर भी, तो ओनली डायग्राम। ओनली डायग्राम हो जाए तो मुझे बता देना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वो टॉपिक है जो सीबीएसई में तो नहीं है, प्लस आरबीएसई में इस साल सिलेबस का पार्ट भी है। सर यस, आरबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 6 में तो 6 में है, मेरे तो है 6 में तो है। बच्चे बताते हैं 6 में अभी क्या चल रहा है? फेब, मार्च, अप्रैल, 6 में हो सकता है 5 हो या 7 हो या 8 हो, इसके आसपास ही है। डन। चलिए डायग्राम हो गया होगा, स्टार्ट कर सकते हैं लिखना डायग्राम के नीचे, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। और यही क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेकिन कंसीडर a spherical charged surface, consider a spherical charged surface of radius r, consider a spherical charged surface of radius r and surface charge density sigma, full stop, of radius r and surface charge density sigma, full stop, of radius r and surface charge density sigma। लाइन चेंज करके लिखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स on the surface, electric force on the charged surface, electric force on the charged surface is given as, electric force on the charged surface is given as Fe। electric force क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 1, F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू S होता है, S है 4 पाई आर स्क्वायर। इस रिजल्ट को तो आपको इस टॉपिक में डायरेक्ट यूज लेना है,
इसका भी एक डेरिवेशन था, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन अ चार्ज्ड सरफेस, वो हमने डेराइव किया था। इक्वेशन 1 के नीचे लिखिए, इफ dw be the amount of work done, if dw be the amount of work done to reduce, if dw be the amount of work done to reduce radius of the surface, to reduce radius of the surface by amount dr, to reduce radius of the surface by amount dr, by amount dr, then dw equal to f dot dr, f dot dr। तो हमने स्फीयर की सरफेस, स्फीयर की रेडियस को dr अमाउंट रिड्यूस किया है, अंदर की तरफ पुश किया है, किसके अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, अंदर की तरफ पुश किया अगेंस्ट। देखिए यहां तक आप पहुंच सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, cos थीटा आता है, थीटा 180 डिग्री है, अपोजिट डायरेक्शन इसकी, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। देन फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर दी हमने इसकी f की, तो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1, यहां मैं भी लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से f की वैल्यू पुट कर दी यहां पर। इस टॉपिक की फिजिक्स क्या है, जब चार्ज कहां पर है, सरफेस पर है, सरफेस पर है, सरफेस पर है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई एनर्जी नहीं है। जब हम चार्ज को पुश करके कहां पहुंचा देंगे, सेंटर पर, तो 100% जब चार्ज कहां होगा, सेंटर पर, तो यहां पर जरूर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एनर्जी होगी। तो हम उस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम वर्क कैलकुलेट करते हैं इन जूल, और वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाए। तो प्रोसेस समझना था, अब उस पर उसको फॉलो करना है। इस टर्म तक पहुंच गए सर? इसके बाद लिखिए फिर, ओके, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, total amount of work done to reduce the radius of spherical surface, to reduce the radius of spherical surface, to reduce the radius of spherical surface from r to 0, from r to 0। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, इस टर्म के बाद, ये लिखने के बाद, ये है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, स्फेरिकल सरफेस की रेडियस को r से 0 तक पहुंचाने, सारे चार्ज को सेंटर तक पहुंचाने के लिए। तो इंटीग्रेशन यूज लेते हैं सम करने के लिए, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने बाहर कर दी, और इंटीग्रेशन होगा वेरिएबल का, और वेरिएबल है रेडियस, और लिमिट्स कहां से कहां तक, r से 0 तक। ठीक है, 1 2 3, ये 3 स्टेप्स अब आप कर सकते हैं। और लिमिट्स अप्लाई करते हैं, w इक्वल टू माइनस सिग्मा स्क्वायर 4 पाई अपॉन 2 आप देख रहे थे ना शुरू से, ये 4 पाई और 2 पाई ऊपर नीचे, मैंने कट नहीं किया, 2 से कट कर सकता था बट किया नहीं, क्योंकि आगे जाकर क्या बनाना है हमें, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन। अगर आप यहाँ कट कर देते तो बाद में आपको वापस 2 से प्रोडक्ट से डिवाइड करना है, तो आपको ना तो कट करना है ना फिर बाकी प्रोडक्ट, कट ही नहीं करना, इसको रहने।
ओके, लिमिट से अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर स्क्वायर नहीं क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर, देन w इक्वल टू आपको रिसीव होता है सिग्मा स्क्वायर 4 पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। इसको और ठीक तरीके से आप लिख सकते हैं w इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब इनटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ छूटा तो नहीं, 4 है, पाई है, 3 है, r क्यूब है, सिग्मा स्क्वायर भी है, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट भी है, सब आ गया होगा है ना। देखिए this total amount of work done is stored in the form of this total amount of work done is stored in the form of electric energy that is U equal to W, that is U equal to 4/3 pi r cube sigma square upon 2 epsilon हो जाए। तो इसके बाद लिखना इसके बाद ना, ये तो है टोटल एनर्जी पूरे वॉल्यूम की, ठीक है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। नाउ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, दैट मींस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखने को ठीक रहेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल u क्या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला किसके जैसा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर के जैसा, इलेक्ट्रिक प्रेशर का भी बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है और एनर्जी पर यूनिट भी यही होता है। आपने जूनियर क्लास 11th क्लास में P इक्वल टू वर्क पढ़ा होगा, P इनटू V वर्क होता है थर्मोडायनामिक्स, और P इनटू V एनर्जी भी हो सकती है जूल में, वर्क एनर्जी। तो अगर मैं इधर दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो जब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला किसके जैसा आता है, प्रेशर के जैसा, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का है, बिल्कुल सेम होता है, इक्वल होता है। बताइए एक और टॉपिक कोई अच्छा सा कर सकते हो। हाँ, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है रेजिस्टेंस कम होता जाता है, कम होता जाता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब नेग्लिजिबल हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, है ना। हम टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी, पर टॉपिक तो क्या है, डेफिनेशन है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन लो टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस of conductor becomes zero, at that moment the conductor behaves like superconductor, the property is called superconductivity। तो जैसे ग्राफ होगा ना, यहाँ टेम्परेचर ले लो और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लो, एक कोई लो टेम्परेचर होता है जिसके कॉरेस्पॉन्ड देखो रेजिस्टेंस जीरो है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा 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 इस तरह से। तो टेम्परेचर उल्टा बता रहा हूँ, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जिस मोमेंट पर, जिस पॉइंट पर, जिस लो टेम्परेचर पर कंडक्टर लो रेजिस्टेंस शो करेगा,
बिल्कुल नेग्लिजिबल। उस टेम्परेचर पर क्या शो करता है कंडक्टर? सुपर कंडक्टिविटी। जब रेजिस्टेंस ही जीरो हो जाएगा, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके बहुत करंट फ्लो होगा, बट उसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए? वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत कम रेजिस्टेंस, सॉरी बहुत बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। तो ये तो कोई टॉपिक बड़ा नहीं है, ये तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है। टॉपिक इसके बाद क्या लेना चाहिए हमको? कैपेसिटर से रिलेटेड कोई सोचिए और देखिए और बताइए। है ये सिलेबस का पार्ट? बिल्कुल है ना। तो एक टॉपिक है पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, और छोटा सा तो नहीं है, इसमें आपको मे बी 20 मिनट्स तो लगेंगे ही। पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर हम वोल्टमीटर की एरर पता कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें, जब कोई रेजिस्टेंस किसी सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, और बिकॉज रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके जो दोनों एंड है उन पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस। आइडियल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? V इक्वल टू I है, रेजिस्टेंस की वैल्यू और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था, I करंट लाइन फ्लो हो रहा था, I इंटू R क्या होगा? ये होगा एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप। अगर पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए आपने एक वोल्टमीटर यूज ले लिया, है ना, वोल्टमीटर सर्किट से थोड़ा सा करंट ड्रॉ कर लेता है। जब वोल्टमीटर थोड़ा सा करंट ड्रॉ कर लेगा, भाई वोल्टमीटर की निडल कब डिफ्लेक्शन देगी? जब उसके अंदर थोड़ा सा करंट आएगा। अब आप देखेंगे रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कुछ कमी आ गई, क्योंकि थोड़ा सा करंट तो ऊपर चला गया। जो आई करंट पहले पूरा का पूरा रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा था, जो आई करंट पूरा रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा था, अब वो पूरा फ्लो नहीं हो रहा, उसका कुछ पार्ट किसमें चला जाता है? वोल्टमीटर में चला जाता है। तो जो बचता है वो क्या होता है? I माइनस आई बी। अब आपको वोल्टमीटर क्या बताएगा? पोटेंशियल ड्रॉप। जब वोल्टमीटर आपको पोटेंशियल ड्रॉप बताएगा तो वो एररफुल होगा, मेजर्ड वैल्यू है। वोल्टमीटर जो हमें वोल्टेज डिफरेंस बताएगा उसमें एरर क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो अब हो रहा है वो कम हो चुका है। तो R इंटू करंट, R इंटू करंट की जो वैल्यू आएगी वो पहले से थोड़ी कम आएगी, एररफुल आएगी। तो ट्रू वैल्यू एररफुल वैल्यू का डिफरेंस होता है। एरर ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू मतलब एररफुल वैल्यू, इनका डिफरेंस होगा एरर। तो किसी वोल्टमीटर ने जो वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू मेजर की है, उसकी मेजर्ड वैल्यू में पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर एरर पता लगाना क्या होता है? कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। और एक टॉपिक और है कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। तो पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर आप वोल्टमीटर की मेजर्ड वैल्यू की एरर पता लगा सकते हैं। दिस इज मेजर्ड वैल्यू व्हिच इज एररफुल, और पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर हम आइडियल वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसको यूज लेकर? पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर। इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज जो होती है वो होती है सर्किट डायग्राम। अगर आपने सर्किट डायग्राम बना दिया तो आपका काम हो जाएगा। देखिए सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं, बैटरी, बल्ब की RH। याद है पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट कभी चेंज नहीं होता, है ना। दिस इज A point of potentiometer wire, here is B point of potentiometer wire, this is primary circuit। अब हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेल लेते हैं, स्टैंडर्ड सेल जिसका EMF आपको मालूम होता है, स्टैंडर्ड सेल इसका EMF पता होता है, लाइक डैनियल सेल या क्लचर सेल। नोन EMF वाला पोटेंशियोमीटर एक सेल लेना होता है। ये एक्स एंड है इसका, किसी टू वे की का, एक टू वे की यहाँ जरूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पर एक वाई एंड कनेक्ट कर देते हैं, वाई एंड से गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से मेटालिक रॉड जॉकिंग का कनेक्शन होता है। अब नीचे एक और सर्किट होगा जिसमें अब यहाँ पर लेंगे आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या अप्लाई करेंगे? सब रेजिस्टेंस आर, है ना, और रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में उस वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देंगे जिसका कैलिब्रेशन करना है, जिसकी एरर पता लगाना है ना। ये वोल्टमीटर है, ठीक है, अंदर लिख देता हूं, ये वोल्टमीटर प्लस माइनस। ओके, यहाँ पर नीचे
एक और बैटरी, एक और वन वे की और एक और रियोस्टेट, तो यहाँ कनेक्ट कर देते RH डैश। तो ये एक और सेकेंडरी सर्किट है, यहाँ पर सीधा कनेक्शन होता है Z टर्मिनल से, देख रहे हैं आप। दिस इज द सर्किट टू कैलिब्रेट एनी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के कैलिब्रेशन के लिए मतलब वोल्ट मीटर की मेजर्ड वैल्यू की एरर पता लगाने के लिए ये सर्किट होता है। जब हम किसी सेकेंडरी सर्किट की बैटरी को ऑन करते हैं, वन वे की कैडेश को ऑन कर देते हैं, तो सर्किट में कुछ करंट फ्लो होता है। लेट सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, लेट सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उससे पहले लेट हमने इसको तो ऑन नहीं किया, अभी हमने सबसे पहले x और y के बीच में की इंसर्ट की, समझ गए। तो आपने एक टॉपिक किया था जो सीबीएसई में भी है, आरबीएसई में भी है। पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर हम किसी प्राइमरी सेल का ईएमएफ पता कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर प्राइमरी सेल का ईएमएफ पता करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x है। सबसे फर्स्ट टॉपिक यही था पोटेंशियोमीटर का यूज टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल। तो जब आप स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ पता करेंगे पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर, तो आप x एंड और y एंड के बीच में की इंसर्ट कर देंगे, ये दोनों कनेक्टेड है, और यहाँ पर कोई की इंसर्ट नहीं करेंगे। जब यहाँ पर की इंसर्ट नहीं करेंगे तो नीचे वाले सर्किट का ऊपर वाले सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं है ना। जैसे मैं यहाँ से कट कर दूं तो इसका मतलब अब एक प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का और एक सेल है बस। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का। तो एप्सिलॉन s इक्वल टू क्या होता है, x से L1। लेट सबसे पहले बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है C1 पर, और C1 से A का डिस्टेंस क्या है, C1 से A का डिस्टेंस क्या है, L1। तो हो गया, इससे आपको x पता लग जाता है, एप्सिलॉन s अपॉन L1। सबसे पहले हमें पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पता लग जाता है, हमें L1 पता लगता है, पोटेंशियोमीटर पर स्केल होती है उससे, और एप्सिलॉन s तो पहले से पता होना चाहिए। पहला स्टेप कंप्लीट। तो जब हम पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं उसके बाद x और y के बीच में से की को रिमूव कर देते हैं और उसको कहां कनेक्ट करते हैं, y और z के बीच। y और z के बीच में कनेक्ट कर दिया, अब सेकेंडरी सर्किट ऊपर वाले सर्किट से कनेक्ट हो गया, यहां की इंसर्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, बिकॉज़ रेजिस्टेंस बॉक्स से आप अप्लाई कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आपको पता होती है, रेजिस्टेंस बॉक्स पर लिखी हुई होती है, कैपिटल R की वैल्यू हमें मालूम होती है, ठीक है। अब आप वोल्ट मीटर से मेजर्ड वैल्यू देख लेते हैं, तो वोल्ट मीटर मेजर्ड वैल्यू कितनी बता रहा है, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। R रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी बिल्कुल सही कंडीशन में है, वन वे की आपने ऑन कर दी तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो R रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। उस पोटेंशियल ड्रॉप की मेजर्ड वैल्यू कौन बताता है, वोल्टमीटर। और उसी पोटेंशियल ड्रॉप की ट्रू वैल्यू कौन बताएगा, पोटेंशियोमीटर। कैसे, देखिए इस एंड को देखिए तो ये आगे जाकर किससे कनेक्टेड है, इससे, और ये वाला जो एंड है ये आगे जाकर किससे कनेक्टेड हो जाएगा, जॉकी से। और जॉकी को आप इधर उधर स्वैप करेंगे, क्या फाइंड करने के लिए, नया नल पॉइंट पता करने के लिए। दैट नया नल पॉइंट है, नल पॉइंट मतलब बैलेंसिंग पॉइंट। अगर C2 और A इसको देखिए, A पॉइंट किससे कनेक्टेड है, इससे। C2 पॉइंट किससे कनेक्टेड है, आगे जाकर इस पॉइंट से, और इन दोनों पॉइंट के बीच में कौन है, R रेजिस्टेंस। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, A और C2 पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके, क्योंकि पैरेलल में है, A C2 आगे जाकर किससे कनेक्टेड है, इन दोनों से। ये दोनों पॉइंट किसमें है, पैरेलल में, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर A से C2 तक का डिस्टेंस L2 है तो A से C2 तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, XL2, और सेम इस R रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V = XL2। तो हमें पोटेंशियोमीटर से V पता लग गया ना, V मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जो कि किस पर हो रहा है, इस R रेजिस्टेंस पर। तो R रेजिस्टेंस पर आइडियल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, XL2, और मेजर्ड वैल्यू क्या है, जो वोल्टमीटर ने बताई है। अब जो एरर होती है वो होती है V = ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, किसी को भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो डेल्टा V = होगा XL2 - V'।
अब आप देखिए x कितना है, तो एप्सिलॉन s ऑन L1 इनटू L2 माइनस z। तो इस फॉर्मूले में 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एप्सिलॉन s L1 L2 b डैश। ये 4 फिजिकल क्वांटिटी इस पूरे सेटअप से हमें मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? एप्सिलॉन s नोन ईएमएफ वाला एक सेल है, L1 L2 पोटेंशियोमीटर पर जो स्केल होती है उससे L1 L2 का पता लगता है, और जो वोल्टमीटर आपने यूज लिया है वो हमें कुछ वैल्यू डायरेक्ट बता ही देता है। तो इन 4 वैल्यूज को आप यूज लेकर क्या पता लगा सकते हैं? एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरर बाय द मेजरमेंट ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो मेजरमेंट कर रहा है उसके एरर पता लगा। तो दो स्टेप है। पहला आपने x और y के बीच में की इंसर्ट की और क्या पता लगाया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। देन आपने x और y से हटाकर y और z के बीच में की इंसर्ट की, प्लस नीचे वाले सर्किट्स में आप ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहे हैं, तो R पर रेजिस्टेंस R पर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू वोल्टमीटर बता रहा है V डैश, डायरेक्ट वैल्यू आती है, और आप जॉकी से इधर-उधर स्वैप करके C2 पॉइंट का पता लगा लेते हैं। जब गैल्वेनोमीटर क्या देता है? जीरो डिफ्लेक्शन। तो C2 पॉइंट का पता लगाते ही आपको क्या पता लग गया? A से C2 तक पोटेंशियल ड्रॉप और इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। पोटेंशियोमीटर यही काम करता है। तो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप आपको इस L2 पर पोटेंशियल ड्रॉप के ऊपर मिलता है। पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, इसलिए हम इसको बराबर करते हैं। और बस ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? एरर। एरर। और आप वैल्यू पुट करते हैं v की और देन इक्वेशन 1 से x की वैल्यू पुट करते हैं और काम कंप्लीट हो जाता है। तो आपको सर्किट डायग्राम तो बनाए या बना हुआ है ना? सेम आपकी बुक में भी ऐसे ही कुछ होगा डायग्राम। कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज होगा, ठीक है? और बनाना शुरू करें कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज। चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 4 नहीं है, सब 6 है। हां तो 6 नंबर तक है। Determine the small resistance again. Calibration of voltmeter by potentiometer. आप इधर भी देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड सेल है, यू आर इसके पैरेलल में है, ये पूरा सर्किट बिल्कुल सही बना लो तो अच्छा रहेगा। सर्किट डायग्राम बनाएंगे। नहीं, उसमें थोड़ा ट्रिक अलग है। एमीटर का कैलिब्रेशन पोटेंशियोमीटर से करते तो हैं। पोटेंशियोमीटर तो क्या बताता है? वोल्टेज डिफरेंस। एमीटर तो करंट का मेजर करता है, क्या पोटेंशियोमीटर करंट का मेजर करता है? उसमें तो बहुत स्पेशल चीज है ना, वो भी बताएंगे। पहले इसको देखिए, आप क्या है ये? ऑफ वोल्टमीटर। सर आपका ना यूट्यूब पे चैनल क्या हुआ है? चैनल तो मतलब समझा नहीं, कुछ ढूंढा था क्या? हाँ मेरे को टॉपिक समझना है। कौन सा? मतलब ना 6 चैप्टर जिसका टेस्ट है ना, सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट्स वाले हैं ना? हाँ इलेक्ट्रिक सर्किट का। चलो मैं सेंड कर दूंगा कब हुआ था। नहीं अगर आपका चैनल का है तो आप ढूंढ लोगे उसको, मिल जाएगा। बहुत सारे हाँ करीब 300 से लिख तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैंने सर्च किया, पता किस नाम से? हाँ उससे आ जाएगा। नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। तो कोई एक लिंक नहीं है पुराना, उस लिंक से आप जो
कोई भी एक वीडियो पुराना एक भी नहीं है सर। हमने फोन चेंज किया ना तो सारे ये हो सकता है। मैं एक कोई आपको सेंड कर दूं उससे आपको। तो कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर में सर्किट डायग्राम है, इसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं वर्किंग। तो आपका डायग्राम हो जाए तो बता देना इसकी वर्किंग, फिर हम स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट्स है ना, तो वर्किंग में आपको बताया तो जो मैंने कि कब कौन सी कीज इंसर्ट करते हैं। वो जो आप कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, उसमें भी ऊपर वाला सर्किट बिल्कुल ऐसा का ऐसा, नीचे भी सब सेम, यहाँ पर चेंज आता है, बस यहाँ पर चेंज आता सर है। एक बार करंट की डायरेक्शन बताना। करंट की डायरेक्शन यहाँ एरो है ना, हाँ दिखाना पड़ेगा। तो सर और वो मतलब यहाँ पे कहाँ पर उल्टा चल रहा है ऐसा लग रहा है थोड़ा, नीचे वाले में जैसे। बिल्कुल पॉजिटिव है, और ये करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन। दो सर्किट है, एक अपर सर्किट है उसमें बैटरी है वो अपना करंट फ्लो कर रही है, और सबसे लोअर सर्किट में एक और बैटरी है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। भाई डायग्राम हो गया हो तो वर्किंग स्टार्ट करें, और नहीं भी हुआ है तो भी आपको पता है आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक में आपको डायग्राम मिल जाएगा। तो वर्किंग में सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है क्या करते हैं, प्राइमरी सर्किट की वन वे की को ऑन करते हैं, सर्किट में करंट फ्लो करते हैं। उसके बाद टू वे की जो है एक्स वाई जेड के एक्स और वाई के बीच में की इंसर्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट करें, है ना, स्टार्ट करते हैं, लिखिए। वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कीजिए। देखिए एट फर्स्ट वी पुट ऑन दी वन वे की के, एट फर्स्ट वी पुट ऑन दी वन वे की के। देखो ये के है और ये के डैश है, नीचे के डैश है। अभी हम के की बात कर रहे हैं। एट फर्स्ट वी पुट ऑन दी वन वे की के टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन दी प्राइमरी सर्किट। At first we put on the one way की के टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन दी प्राइमरी सर्किट, इन दी प्राइमरी सर्किट फुल स्टॉप। तो पहले तो ये काम करते हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। जो वर्किंग में आप स्टेप्स लिख रहे हो प्रैक्टिकली वही करना होता है और उसी सीक्वेंस में करना होता है। ओके देखिए, आफ्टर इट वी पुट ऑन, आफ्टर इट वी पुट ऑन वन वे की, सॉरी, आफ्टर इट वी पुट ऑन की बिटवीन, after it we put on key between x and y ends, between x and y ends of the two-way key, between x and y ends of the two-way key, the two-way key. And by moving jockey on the potentiometer wire, and by moving jockey on the potentiometer wire, we find balance length L1, we find
balance length L1 for the standard cell. We find balance length L1 for the standard cell. For the standard cell. Full stop. If x be the potential gradient, if x be the potential gradient, then if x be the potential gradient, then EMF of the standard cell, then EMF of the standard cell, then EMF of the standard cell, epsilon s equal to x E1, sorry, epsilon s equal to x L1, then x equal to epsilon s upon L1. तो x की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से कैलकुलेट की जाती है. इक्वेशन 1 हो जाए तो बता देना. स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ और तो पोटेंशियोमीटर के जो पुराने एप्लीकेशंस हैं वो भी आप स्टडी कर लेना. ये पुराना काम है पूरा. हम पोटेंशियोमीटर वायर पर जॉकी को स्वैप करते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट पता करते हैं, बैलेंस लेंथ पता करते हैं. बैलेंस लेंथ की हेल्प से हमें ईएमएफ का पता लगता है. x into L1 क्या होता है? EMF of the primary cell. ओके. इक्वेशन 1 के बाद लिखिए. अब करेंगे क्या? x और y से हटाकर y और z के बीच में इंसर्ट कर दीजिए. Now we remove key from x and y ends. Now we remove key from x and y ends and put it between and put or and insert it, कुछ भी लिख सकते हैं, and put it between y and z ends, between y and z ends. तो यहां से हटा देते हैं और यहां अप्लाई करते हैं. फुल स्टॉप. देखिए now we apply R resistance. Now we apply R resistance from the resistance box. We apply R resistance from the resistance box and we put on the one-way key K dash. Now we apply our resistance from the resistance box and we put on the one-way key K dash. And we put on the one-way key K dash. K dash. Full stop. Okay. If L2 be the balance length in this condition, if L2 be the balance length in this condition, if L2 be the balance length in this condition, then the true potential difference, between the ends of resistance R, then the true potential difference between the ends of resistance R is V equal to XL2. तो जैसे ही आपने x और y के बीच में से की हटाकर y और z के बीच में कनेक्ट कर दी, ये जो R रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस बॉक्स से अप्लाई किया, इसके दोनों एंड्स A C2 के पैरेलल में हो गए और बैलेंसिंग पॉइंट C2 पर आया है. बैलेंस लेंथ L2 आई है, इसका मतलब बैलेंस लेंथ L2 आई है, इसका मतलब V क्या होगा? इस रेजिस्टर के एंड पर ट्रू पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? पैरेलल में भी सेम होगा. इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करनी है. एप्सिलॉन s L1 into L2. इक्वेशन 2
बस ये एंडिंग की तरफ है टॉपिक। अब ये जो वोल्ट मीटर है ये तो हमेशा बता ही रहा है एनर्जी वैल्यू, ये तो हमेशा बता ही रहा है ना, कुछ वैल्यू बता ही रहा है। देखिए इफ V dash be the measured value of potential drop, if V dash be the measured value of potential drop, measured value of potential drop, then error, in the measurement delta V equal to V minus V dash, then error in the measurement delta V equal to V minus V dash, true value minus measured value, error पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है, delta V equal to V minus V dash, V equal to delta V equal to epsilon s upon L1 into L2 minus V dash। तो ये जो RHS है, इस RHS में जितने भी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये 4 फिजिकल क्वांटिटी हमें इस पूरे सेटअप से मिल जाती है। L1 L2 मीटर स्केल की हेल्प से, एप्सिलॉन s नोन EMF वाला एक स्टैंडर्ड सेल होता है, इसकी वैल्यू नोन होती है, और कैपिटल R की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स, अच्छा कैपिटल R नहीं, कैपिटल R के पैरेलल में जो वोल्टमीटर है ना वो हमें मेजर्ड वैल्यू बता देगा। दैट्स इट। तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटी पता लगती है, हमें एरर पता लग जाती है, और वोल्टमीटर के मेजरमेंट का एरर पता लगाना क्या होता है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर कर लेंगे, और इस तरह से ये चैप्टर तो एंड, चैप्टर नंबर 6 है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।